गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोवन एंड रेंज एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 4.3.5 द डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रिनोज स्टार्ट किया था। नाउ कोवन एंड रेंज वर द फर्स्ट टू ऑब्जर्व डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ फ्री न्यूट्रिनो इन 1953। 1953 में कोवन एंड रेंज ने एक एक्सपेरिमेंट की थी जिससे आपको डायरेक्टली फ्री न्यूट्रिनो के होने का प्रूफ मिला था। वो एक्सपेरिमेंट क्या थी वो देखते हैं। वी नो दैट अ न्यूट्रॉन विल डिके इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दैट इज अ बीटा पार्टिकल एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। द इनवर्स रिएक्शन इज, अब इनवर्स रिएक्शन क्या होगा, इसको अगर आप इस तरफ ले जाओ तो प्रोटॉन पे अगर आप एक एंटी न्यूट्रिनो बम्बार्ड करो, एक एंटी न्यूट्रिनो को अगर आप प्रोटॉन पे बम्बार्ड करो तो हमें क्या, आपको क्या मिलेगा, एक न्यूट्रॉन। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ले जाओगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आके पॉजिट्रॉन बन जाएगा। तो न्यूट्रिनो को अगर आप प्रोटॉन पे बम्बार्ड करोगे, सॉरी एंटी न्यूट्रिनो को अगर आप प्रोटॉन पे बम्बार्ड करोगे तो आपको न्यूट्रॉन और एक positron मिलेगा। That is, when protons are bombarded with antineutrinos, it is expected that they emit positrons to become neutrons. Positron emit करके वो न्यूट्रॉन बन जाएंगे। Cowan and Rains utilize the large flux of antineutrinos existing in neighborhood of nuclear reactor to observe this reaction. उन्होंने जो अपनी एक्सपेरिमेंट की वो न्यूक्लियर रिएक्टर के नेबरहुड में की। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के नेबरहुड में एंटी न्यूट्रिनोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, का फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है। द प्रोटॉन फॉर दिस रिएक्शन आर प्रोवाइडेड बाय वाटर इन अ लार्ज प्लास्टिक टैंक। एक उन्होंने क्या किया कि अब आपको एंटी न्यूट्रिनो कहाँ से आएंगे, तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर के नेबरहुड में से। और प्रोटॉन्स कहाँ से आएंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो प्रोटॉन्स वाटर से, प्रोटॉन्स वाटर से आएंगे। आपको पता है वाटर इज मेड अप ऑफ H2O, H प्रोटॉन्स O, H2O से प्रोटॉन्स आएंगे। 1 and 2 आर लिक्विड सिंटिलेशन डिटेक्टर्स। तो यहाँ देखो ये 1 और ये 2, ये आपके लिक्विड सिंटिलेशन डिटेक्टर्स है। सिंटिलेशन डिटेक्टर क्या कर, सिंटिलेशन डिटेक्टर्स क्या है आपको याद है, डिटेक्टर्स ये जो सिंटिलेशन डिटेक्टर्स है ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है। इस केस में वो न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे डिटेक्शन होगा, यहाँ पे और यहाँ पे अपने न्यूट्रिनो का। Cadmium has a large cross section of capturing thermal neutrons. CdCl2 was dissolved in water to provide cadmium nuclei. तो कैडमियम है ना Cd, वो थर्मल न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है। तो कैडमियम के लिए क्या किया कि CdCl2 को वाटर में मिक्स कर दिया। CdCl2 को वाटर में मिक्स किया तो कैडमियम न्यूक्लियाई मिल गई न्यूट्रॉन डिटेक्शन के लिए। 2 large tanks of liquid scintillator were placed on 2 sides of water tank. वाटर टैंक जो था, ये वाटर टैंक, उसकी दोनों तरफ 2 scintillation counters छोड़ दिए। The following sequence of events must be identified. अब होना क्या चाहिए इस अरेंजमेंट में, इस एक्सपेरिमेंटल अरेंज में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होना चाहिए। नंबर 1, एन एंटी न्यूट्रिनो फ्रॉम द रिएक्टर इंटरैक्ट्स विथ प्रोटॉन इन वाटर टैंक। दिस इंटरैक्शन प्रोड्यूसेस अ न्यूट्रॉन, अ पॉजिट्रॉन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो अब मैंने जैसे कहा कि आपके नेबरहुड में बहुत सारे न्यूट्रिनो हैं, ठीक है, जो रिएक्टर से आ रहे हैं। तो वो न्यूट्रिनो जो है, एंटी न्यूट्रिनोज वो आके यहाँ पे लिक्विड में जो प्रोटॉन होंगे उस पर हिट करेंगे, ठीक है।
और प्रोटॉन को हिट करने के बाद ये वाला रिएक्शन होगा, एंटी न्यूट्रिनो प्लस प्रोटॉन विल गिव यू अ न्यूट्रॉन है ना, बीटा रे, बीटा पॉजिट्रॉन, इसको मैं पॉजिट्रॉन कहूँगी, ये पॉजिट्रॉन, ये बीटा प्लस है और ये बीटा माइनस है, ठीक है। अब मैंने बीटा प्लस और बीटा माइनस लिखा तो समझ जाना, ये पॉजिट्रॉन बीटा प्लस और ये इलेक्ट्रॉन बीटा माइनस, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि हमें एक न्यूट्रॉन और एक बीटा प्लस पार्टिकल मिलना चाहिए। तो यही हुआ, देखो यहाँ पे आया। उसके बाद क्या होगा, एक न्यूट्रॉन मिलेगा जो इस तरह से ट्रैवल करेगा इस पाथ में, और एक आपको बीटा प्लस मिलेगा। ये बीटा प्लस कहीं पे ट्रैवल करेगा और एक बीटा माइनस पार्टिकल के साथ एनिहिलेट हो जाएगा। मतलब आपको पता है दैट एक इलेक्ट्रॉन और एक उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है, गामा रे फोटॉन्स मिलते हैं। उसी तरह से बीटा प्लस और उसका एंटी पार्टिकल बीटा माइनस अगर एक साथ मिल जाए तो क्या होगा, तो उनका एनिहिलेशन होगा, माने कि एनर्जी निकलेगी गामा रेस के फॉर्म में। तो द पॉजिट्रॉन एनिहिलेट्स विथ एन इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन 2 गामा रेस एमिटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो बीटा प्लस निकला वो कहीं जाके बीटा माइनस के साथ एनिहिलेट करेगा और 2 गामा रे फोटॉन को एमिट करेगा, ये हो गया। उसके बाद जो न्यूट्रॉन बना था उसका क्या होगा, न्यूट्रॉन कहीं पे ट्रैवल करेगा, ओके हाँ, जो ये जो गामा रेज बनी वो 0.511 MeV की है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन का क्या होगा, द न्यूट्रॉन डिफ्यूजेस इन वाटर and after many collisions with protons slows down to thermal energies to eventually get captured by CD। तो प्रोटॉन आगे जाके है ना, कैडमियम प्रोटॉन नहीं पर न्यूट्रॉन, तुम्हारा जो न्यूट्रॉन है ना ये वाला, देखो न्यूट्रिनो इस प्रोटॉन के साथ टकराया, बना क्या, एक न्यूट्रॉन बना और एक बीटा प्लस बना। बीटा प्लस का क्या हुआ, कहीं पे बीटा माइनस के साथ एनिहिलेट हुआ और आपको गामा रेज मिली। न्यूट्रॉन का क्या हुआ, न्यूट्रॉन आगे कहीं पे जाके कैडमियम न्यूक्लाई उसको कैप्चर कर लेगा। यहाँ पे देखो लिखा है कि कैडमियम हैज़ अ लार्ज क्रॉस सेक्शन ऑफ कैप्चरिंग थर्मल न्यूक्लियन। तो आपके न्यूट्रॉन को कैडमियम कैप्चर कर लेगा। This capture of cadmium neutron takes place in much later than emission of ओके। तो अब क्या होगा, जैसे ही इसने कैप्चर कर लिया तो फिर से गामा रेज प्रोड्यूस होंगी। तो गामा रेज 2 पार्ट में प्रोड्यूस हुई, एक तो एनिहिलेशन के कारण हुई और एक पोर्शन न्यूट्रॉन कैप्चर के कारण हुई। तो पहले एनिहिलेशन के कारण होगी और दूसरी जो आपको गामा रे मिलेगी वो न्यूट्रॉन कैप्चर के कारण मिलेगी। तो आपको ऑसिलोस्कोप पे ऐसा डिस्प्ले आएगा, एक पल्स जब आपका बीटा प्लस और बीटा माइनस एनिहिलेट हुआ और एक पल्स जब आपका न्यूट्रॉन कैप्चर हुआ और गामा रे एमिट हुई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एनिहिलेशन के कारण है और ये न्यूट्रॉन कैप्चर के कारण है, उसके लिए टू चेक द रिजल्ट दे यूज्ड वाटर विदाउट कैडमियम इन इट एंड फाउंड दैट न्यूट्रॉन पल्स ड्यू टू गामा रेज डिसअपियर्ड। तो अब ये रिजल्ट सही है कि नहीं वो चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वाटर यूज़ किया विदाउट कैडमियम। तो कैडमियम नहीं होगा तो क्या होगा कि ये प्रोसेस होगा ही नहीं। न्यूट्रॉन कैप्चर किसके कारण हो रहा था, कैडमियम के कारण। तो अगर CdCl2 डालोगे ही नहीं तो ये न्यूट्रॉन कैप्चर होगा ही नहीं। तो
उसके कारण जो ये गामा रेज निकल रही हैं वो वाला पल्स होगा ही नहीं, मतलब ये वाला पल्स मिलेगा ही नहीं। ऐसा होना चाहिए, और उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तब ऐसा ही हुआ, ये गायब हो गए न्यूट्रॉन पल्स, सिर्फ ये दिखने लगी। ये होमवर्क में लो LQ5। नाउ पैरिटी नॉन कंजर्वेशन इन बीटा डीके। ऑड पैरिटी क्या होता है? ऑड पैरिटी, फॉर ऑड पैरिटी अ चेंज इन साइन ऑन रिफ्लेक्शन गिव्स, अगर आप रिफ्लेक्शन करो मिरर रिफ्लेक्शन तो क्या होगा? इफ वेव फंक्शन इज साई एक्स वाई जेड, अगर आप मिरर रिफ्लेक्शन क्या होता है? x का माइनस एक्स हो जाएगा मिरर इन्वर्जन, y का माइनस वाई और z का माइनस जेड, उससे हम रिफ्लेक्शन या मिरर इन्वर्जन कहेंगे। तो अगर x की जगह आप माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई और z की जगह माइनस जेड करो तो उससे मैं रिफ्लेक्शन कहूँगी। तो अगर रिफ्लेक्शन करने के बाद आपकी वेव फंक्शन की साइन चेंज हो जाती है तो उसे ऑड पैरिटी कहेंगे। p इज इक्वल टू -1, p इज द पैरिटी ऑपरेटर। इवन पैरिटी, इवन पैरिटी में क्या होगा कि अगर हम रिफ्लेक्शन करेंगे, मतलब x को माइनस एक्स बनाएंगे, y को माइनस वाई और z को माइनस जेड, तो भी वेव फंक्शन की साइन चेंज नहीं होगी, उससे हम इवन पैरिटी कहेंगे। इवन पैरिटी मतलब पैरिटी ऑपरेटर p इज इक्वल टू +1। Parity of a system of particles is given by product of particles of parity of the individual particles। मतलब कि अगर आपके पास 10 पार्टिकल का एक सिस्टम है और सबकी कुछ ना कुछ पैरिटीज़ हैं, ठीक है, तो पूरे सिस्टम की पैरिटी आपको कैसे मिलेगी? सबके सारे पार्टिकल के की पैरिटीज़ को मल्टीप्लाई करके। As late as 1956, it was assumed that parity was conserved in all nuclear reactions। 1956 तक फिजिसिस्ट को लगता था कि पैरिटी सारे न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व हो रही है। That is, physicists thought the mirror image of an object or process was indistinguishable from the object or process itself। पैरिटी कंजर्व मतलब क्या? पैरिटी कंजर्व का मतलब ये कि किसी ऑब्जेक्ट या प्रोसेस का मिरर इमेज बिल्कुल उसके जैसा होगा। ऐसा फिजिसिस्ट को लगता था कि ये अगर ये मिरर है तो और उसके आगे ये कोई प्रोसेस या ऑब्जेक्ट या फिर कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा है तो उसका मिरर रिफ्लेक्शन भी सेम ही होगा, ऐसा फिजिसिस्ट को लगता था 1956 तक। और उससे हम क्या बोलते थे? पैरिटी कंजर्व्ड, पैरिटी वाज कंजर्व्ड, कि मिरर कोई भी प्रोसेस और उसकी मिरर रिफ्लेक्शन दोनों सेम, इंडिस्टिंग्विशेबल, मतलब डिफरेंट नहीं लगेगी, एक जैसी लगेगी। ली एंड यांग in 1957 क्वेश्चन द कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी इन बीटा डीके। ली और यांग ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू 1957 में कहा था कि बीटा डीके में कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी नहीं हो रहा है। Now, let the neutrino travel towards the mirror with momentum p nu. Spin s nu of the neutrino is oppositely directed to the momentum। तो इमेजिन करो कि एक न्यूट्रिनो जो है वो मिरर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। अगर मिरर की तरफ ट्रैवल कर रहा है इसका मतलब क्या कि मिरर की तरफ पॉइंट करता हुआ उसका कोई मोमेंटम होगा। आपको पता है मोमेंटम इज इक्वल टू mv, मतलब वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर आपका न्यूट्रिनो मिरर की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो उसका मोमेंटम भी इसी तरफ का होगा। अब आपको पता है कि न्यूट्रिनो का जो स्पिन होता है, स्पिन वो न्यूट्रिनो से मोमेंटम से 180 डिग्री एंटी पैरेलल होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। तो आपका कुछ इस डायरेक्शन में पी न्यू और इस डायरेक्शन में एस न्यू, ठीक है।
अब मिरर इमेज में क्या दिखेगा ये सोचो आप। इसके लिए आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट को आप याद करो। उसमें आपके पास एक आपके अपने पोलर वेक्टर्स और सूडो वेक्टर्स ऐसा कुछ आपने स्टडी किया होगा। तो पोलर वेक्टर्स क्या थे और सूडो वेक्टर्स क्या थे? पोलर वेक्टर्स वर द वेक्टर्स जो मिरर रिफ्लेक्शन में अपनी साइन चेंज कर देते थे, और सूडो वेक्टर्स वो वेक्टर्स थे जो मिरर रिफ्लेक्शन में अपनी साइन चेंज नहीं करते थे। तो देखो आपको याद होगा कि मोमेंटम एक पोलर वेक्टर है, मतलब कि मिरर इमेज में वो अपनी साइन चेंज कर देगा। देखो यहाँ पे ऐसे है तो मिरर इमेज में इस तरह से होगा। बट आपको ये भी याद होगा फर्स्ट सेमेस्टर से कि स्पिन जो है वो सूडो वेक्टर है, और सूडो वेक्टर क्या करता है, वो मिरर रिफ्लेक्शन में अपनी साइन चेंज नहीं करता। तो इफ़ एस न्यू इस डायरेक्शन में है तो मिरर रिफ्लेक्शन में भी वो इसी डायरेक्शन में होगा। अब आप मिरर रिफ्लेक्शन में देखो और एक्चुअल प्रोसेस देखो। एक्चुअल में क्या है, ये पार्टिकल ऐसा है, लेकिन मिरर में देखो पार्टिकल डिफरेंट है। एक्चुअली अगर पैरिटी कंजर्व होती तो क्या होता, ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज सिमिलर होते, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट न्यूट्रिनो और उसका मिरर इमेज डिफरेंट है। ये क्या है, मिरर इमेज क्या है? इट्स नथिंग बट योर एंटी न्यूट्रिनो। जस्ट हैव अ लुक, ये आपका एंटी न्यूट्रिनो है जिसमें पी न्यू और एस न्यू एक साथ है। विच मीन्स कि ये प्रूव हो गया दैट hence the mirror image of neutrino is a different particle, that is an anti-neutrino. This is termed as non-conservation of parity in neutrino. इसे non-conservation of parity कहते हैं कि object neutrino but उसके mirror image is a altogether in different object and anti-neutrino. Now if we take scalar product of two polar or two axial vectors, we get a scalar. अब आप फिर से आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट मैथमेटिकल फिजिक्स को याद करिए। आपने देखा था कि अगर आप एक स्केलर और आप एक पोलर वेक्टर और एक सूडो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अगर आप एक पोलर वेक्टर और सूडो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको सूडो स्केलर मिलेगा। Thus, if in an experiment one gets a number which is a pseudoscalar, we can conclude that mirror reflection of the experimental process that can be distinguished from the process itself, that is, parity is not conserved. तो अब देखो, अब हमारे पास कौन से दो वेरिएबल्स हैं, एक ये पी न्यू जो पोलर वेक्टर है और एक ये एस न्यू जो सूडो वेक्टर है। अब अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, सूडो स्केलर। समझ में आया? क्योंकि एक पोलर वेक्टर है और एक सूडो वेक्टर है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको सूडो स्केलर देगा। तो अगर आपके एक्सपेरिमेंट में एक सूडो स्केलर निकला, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज दोनों डिफरेंट होंगी, विच मीन्स पैरिटी कंजर्व नहीं हो पा रही। तो हम एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कोई सूडो स्केलर मिल रहा है आपको कि नहीं। सूडो स्केलर मिल रहा है मतलब कि न्यूट्रिनो उसका मतलब ऑब्जेक्ट और उसका मिरर रिफ्लेक्शन आर नॉट द सेम। Observation of pseudoscalar quantity therefore
सिग्निफाइज नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। जो मैंने अभी कहा कि अगर आपको सूडो स्केलर क्वांटिटी ऑब्जर्व हो रही है मतलब पैरिटी कंजर्व नहीं हो पा रही। Wu and fellow workers in 1957 carried out an experiment successfully designed to detect pseudoscalar। 1957 में Wu और उनके fellow workers ने एक experiment करी। They polarized the nucleus of 60CO by cooling it in a magnetic field. The process of adiabatic demagnetization was used to reach the temperature as low as 0.01 degree Kelvin. They found that emission of beta particles in the transformation 6027CO to 6028Ni is preferentially opposite to the spin direction। तो उन्होंने एक 60CO न्यूक्लियर लिया और उसे पोलराइज कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और उसके बाद उन्होंने देखा कि उसमें से होता हुआ बीटा एमिशन की प्रेफरेंशियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। (60CO nuclei which are polarized in an external magnetic field were found to emit beta rays preferentially in one direction। इस डायरेक्शन में प्रेफरेंशियली है। प्रेफरेंशियल डायरेक्शन मतलब ज़्यादा पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में, ज़्यादा बीटा पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में मूव एमिट हो रहे थे। फिर से समझिए, हमने एक 60CO न्यूक्लियर लिया और जब हमने उसे पोलराइज किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, देखो इस कॉइल से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, तो अगर हमने उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो क्या हुआ, बीटा रेज एमिट हुई, और प्रेफरेंशियली ज़्यादा बीटा रे एमिशन किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में। On reversing the field, the direction of preferential emission of beta particles was found to have changed। जब हमने फील्ड की डायरेक्शन बदल दी, पहले ऐसे आ रही थी, उसकी जगह हमने ऐसे ढाल दी, तो जैसे ही हमने फील्ड की डायरेक्शन बदली तो क्या हुआ, तो उन्होंने देखा कि बीटा माइनस एमिशन जो है वो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। पहले ज़्यादा प्रेफरेंस इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में है। मतलब कि देखो आप, ये मिरर अगर इसको हम मिरर इमेज की तरह ट्रीट करें तो ये ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज, दे आर नॉट द सेम। एक में इधर और एक में इधर। So clearly the mirror symmetry is broken here and experiments leads to non-conservation of parity in beta decay। इसको आप होमवर्क में लीजिए। Then this is also homework, LQ6, SQ9, SQ10, SQ11, SQ12, ये सब होमवर्क में। अब हम 611 पेपर 611 का यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। Let us start with chapter 1, Introduction to Gamma Emission। Introduction. Let EI be the energy of excited state and EF be the फाइनल स्टेट। तो आपके पास दो स्टेट हैं, एक एक्साइटेड स्टेट EI और एक नीचे का कोई स्टेट जिसे हम फाइनल स्टेट EF कहेंगे, ग्राउंड स्टेट, कोई लोअर स्टेट या ग्राउंड स्टेट, तो दो ऐसे स्टेट हैं। तो जब पार्टिकल ये वाले स्टेट से इधर ट्रांजिशन करेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी कितनी होगी,
EI माइनस EF, और ये एनर्जी जो है डेल्टा E, this energy delta E is emitted by one of the following three processes. One is gamma ray emission, other is internal conversion, and third is internal pair production. तो ये जो डेल्टा ई एनर्जी निकल रही है ट्रांजिशन से, EI से EF के बीच जब ट्रांजिशन हो रहा है तब जो एनर्जी डेल्टा ई निकल रही है वो तीन तरह से निकल सकती है, या तो गामा रेस एमिट करके, या तो इंटरनल कन्वर्शन से, या इंटरनल पेयर प्रोडक्शन से. द प्रोसेस ऑफ इंटरनल पेयर प्रोडक्शन अकर्स मच लेस फ्रीक्वेंटली देन द अदर्स. सबसे कम फ्रीक्वेंसी से इंटरनल पेयर प्रोडक्शन होती है आउट ऑफ दिस थ्री. SQ1 होमवर्क में ले लीजिए. नेक्स्ट, gamma ray emission selection rules. Now, if the spin of initial state of nucleus is II and that of final state is IF, तो हमने अभी दो स्टेट बनाए, EI ऊपर वाला और EF नीचे वाला. तो अब जो ऊपर वाला एक्साइटेड स्टेट है, इनिशियल स्टेट, उसकी स्पिन को मैं II कहती हूँ और फाइनल स्टेट जो लोअर वाला है उसे मैं IF कहती हूँ. Then L, the angular momentum carried off by gamma photon is. तो आपका जब EI में से EF में एटम जाएगा तो क्या होगा, गामा रेज एमिट होंगी, गामा रे फोटॉन्स एमिट होंगे. ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि जब एटम ऊपर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में जाता है तब फोटोन एमिट करता है, और फोटोन की फोटॉन्स क्या होता है, गामा रे फोटॉन्स. तो इन गामा रे फोटॉन्स का मोमेंटम कैसा होगा, मोमेंटम विल बी L, एंगुलर मोमेंटम L विल बी II माइनस वेक्टर II माइनस वेक्टर IF, that is your vector delta I. In other words, we have modulus of II minus IF is less than or equal to L is less than or equal to modulus of II plus IF. We have the following selections rule. We have the following selection rules for gamma decay. अब gamma decay के कुछ selection rules हैं. Number 1, the gamma photon must carry away at least 1 unit of angular momentum. And number 2, in gamma decay parity is always conserved. Gamma decay में parity has to be conserved always. बीटा decay में नहीं हो रहा था लेकिन gamma decay में होना चाहिए. और gamma photon हमेशा एटलीस्ट उससे 1 यूनिट एंगुलर मोमेंटम की कैरी करनी ही होगी. इट मस्ट. Delta I represents the vector change in angular momentum which must be distinguished from the change in magnitude of angular momentum. तो अभी ये डेल्टा I और डेल्टा I वेक्टर और डेल्टा I के बीच का फ़र्क समझिए. डेल्टा I वेक्टर है और ये डेल्टा I चेंज इन मैग्नीट्यूड है. तो change in magnitude, delta I is equal to what, magnitude of II plus or minus IF. इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करिए. कंसिडर अ केस इन विच न्यूक्लियर स्पिन चेंजेस फ्रॉम 4 to 2. न्यूक्लियर स्पिन पहले II 4 था और IF 2 हो गया, तो डेल्टा I कितना होगा, डेल्टा I विल बी सिंपली द स्केलर डिफरेंस 2, 4 minus 2. ये देखो 4 minus 2 और उसका मॉड. हाउएवर डेल्टा I can be, delta I vector can have any values from 2, 3, 4, 5, 6. कैसे,
देखो L इज इक्वल टू डेल्टा आई है और ये L की जगह मैं डेल्टा आई लिख रही हूँ। ये L की जगह मैंने क्या लिखा, डेल्टा आई। आई आई माइनस आई एफ मतलब 4 माइनस 2 से लेके 4 प्लस 2 माने कि 2 से लेके 6 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। डेल्टा आई कम से कम 2 एंड ज़्यादा से ज़्यादा 6 कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये डिफरेंस है। मल्टीपोलरिटी इन गैमा ट्रांजिशन, इन गैमा एमिशन multipolarity in gamma transition. The alpha emission can be classified according to a multipole order. For any order, the transition can be either electric or magnetic type. अब gamma emission को हम multipole orders के थ्रू क्लासीफाई करते हैं और अलग अलग आपके ऑर्डर्स रहेंगे और हर एक ऑर्डर के लिए आपका ट्रांजिशन मैग्नेटिक टाइप का हो सकता है और इलेक्ट्रिकल टाइप का हो सकता है। लेट अस कंसिडर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टर्म्स। नंबर 1, मल्टीपोल ऑर्डर ऑफ ट्रांजिशन इज 2L। अगर L आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज है तो उसका मल्टीपोल ऑर्डर क्या होगा, 2L। आपके किसी प्रोसेस में L अगर एंगुलर मोमेंटम कैरिड ऑफ बाय फोटोन है तो if L is the angular momentum carried by photon, gamma photon in the transition, then multipole order is given by 2 raised to L। अगर डेल्टा I is equal to L is 1, अगर magnitude of L is 1, then multipole order is 2 and उसे हम मल्टीपोल ऑर्डर इज इक्वल टू 2 उसे हम डाइपोल ट्रांजिशन कहेंगे। इफ L इज इक्वल टू 2 देन मल्टीपोल ऑर्डर इज 2 रेज टू 2 दैट इज 4 और उसे हम क्वाड्रपोल ट्रांजिशन कहेंगे। इफ L इज इक्वल टू 3 देन मल्टीपोल ऑर्डर इज 2 रेज टू 3 दैट इज 8 एंड इसे हम ऑक्टोपोल ट्रांजिशन कहेंगे। The parity change for the nucleus determines the nature of multipole transition। अब मैंने कहा था कि ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक भी हो सकता है और मैग्नेटिक टाइप का भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कब क्या होता है। If L is equal to 2 then we have an electric quadrupole transition if the nuclear parity does not change। अगर न्यूक्लियर पैरिटी चेंज नहीं होती तो हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल ट्रांजिशन कहेंगे और अगर न्यूक्लियर पैरिटी चेंज होती है तो हम मैग्नेटिक क्वाड्रपोल ट्रांजिशन कहेंगे। नाउ इफ पाई आई इज द पैरिटी ऑफ इनिशियल स्टेट एंड पाई एफ इज द पैरिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स देन द टू सिलेक्शन रूल्स फॉर गामा ट्रांजिशन आर रिटन एज। अब ये जो है ना, these are the two selection rules for gamma transition, that is II minus modulus of II minus IF is less than or equal to L is less than or equal to II plus IF। pi is equal to pi I into pi F where pi is the parity of emitted radiation, मतलब emitted radiation की parity। Further, gamma transitions are classified as electric 2L dipole and magnetic 2L dipole according as। अगर पाई इस फॉर्म में है -1 रेज टू L तो ये इलेक्ट्रिक 2L डाइपोल हुआ और अगर पाई इस फॉर्म में है -1 रेज टू L प्लस 1 तो वो मैग्नेटिक 2 रेज टू L पोल्ट रेडिएशन हुआ। डेल्टा आई जिसे हम L भी कह रहे हैं,
L or parity change are not directly observable, and so by detecting gamma rays from the radioactive source we cannot say what kind of transition is involved. तो आपका जो डेल्टा आई या फिर जो एल है दैट इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल. तो आप गामा रेस को अगर रेडियो एक्टिव सोर्स से डिटेक्ट भी करेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये गामा रेस जो आई हैं वो कौन से ट्रांजिशन के कारण आई हैं. However, a measurable quantity, the mean life of an excited state tau that gives rise to the gamma transition depends on L. But मीन लाइफ जो है ना किसी भी एक्साइटेड स्टेट की टाउ वो हम मेजर कर सकते हैं. हाँ, हमें मीन लाइफ मेजर करना आता है. तो हम इस मीन लाइफ को मेजर करेंगे इस फॉर्मूला से. where TL is the transition probability, L is equal to mod of L gives the multipole order, delta E is the transition energy, BL is the reduced transition probability that is given by this, where psi dash and psi are wave function of initial and final states, and OLEM is the electric or magnetic multipole operator. ये आप होमवर्क में ले लीजिए दोनों को. देन internal conversion. Internal conversion is a process which enables an excited nuclear state to come down to some lower state without emission of gamma ray photon. अब होता क्या है कि एक आपका न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट होता है और एक आपका ग्राउंड का कोई स्टेट होता है. तो जब आपका एटम नीचे वाले स्टेट में आता है तो क्या होता है कि कुछ एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. फोटॉन्स मतलब गामा रे फोटॉन्स. पर इंटरनल कन्वर्जन क्या है? इंटरनल कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ये एक्साइटेड स्टेट में जो आपका न्यूक्लियस है एक्साइटेड स्टेट में जो आपका न्यूक्लियस है वो लोअर स्टेट में आ जाएगा विदाउट एमिटिंग फोटॉन्स, विदाउट एमिटिंग गामा रे फोटॉन्स. इससे हम इंटरनल कन्वर्शन कहेंगे. The energy E involved is in this nuclear transition gets transferred directly to bound electron of the atom. तो क्या होता है कि अब ये जो डेल्टा ई एनर्जी है वो फोटॉन्स के फॉर्म में तो निकल नहीं रही है. तो उस एनर्जी डेल्टा ई का क्या हो रहा है? वो एनर्जी डायरेक्टली एटम के साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं. ये तो आपको बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं. तो डायरेक्टली क्या होता है दैट ये वाली डेल्टा ई एनर्जी है वो किसी एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है और वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से निकल जाता है. सच एन इलेक्ट्रॉन गेट्स नॉक्ड आउट ऑफ द एटम्स. वो एनर्जी मिलने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर ही चला जाता है. इलेक्ट्रॉन्स लाइक दीज आर कॉल्ड कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन. इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम इंटरनल कन्वर्जन कहेंगे. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो डायरेक्टली नॉकआउट हो गए उनको हम कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे. Wave mechanically, an atomic electron spends part of its time inside a nucleus. This probability is highest for K shell which are closest to the nucleus.
For such a case, the nucleus may de-excite not by gamma emission but by giving the excitation energy delta E directly to the K shell. Internal conversion is also possible for higher shells, that is LM etc., though they are less compared to K shell. तो देखो आपका एटम्स में K शेल होते हैं, L शेल होता है और M शेल होता है. तो K शेल देखो सबसे न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा शेल है? K शेल. तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इंटरनल कन्वर्शन की है K शेल में होती है, क्योंकि ये सबसे दे आर द नियरेस्ट. तो K शेल के इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी दैट इंटरनल कन्वर्शन हो, कि अपने न्यूक्लियस में से जो भी एनर्जी है डेल्टा ई, न्यूक्लियर ट्रांजिशन के कारण जो भी एनर्जी डेल्टा ई निकली वो K शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे. काइनेटिक एनर्जी ऑफ कन्वर्टेड इलेक्ट्रॉन इज, अब ये जो हम अपना इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? डेल्टा ई माइनस बी ई, वेर डेल्टा ई तो आपको पता ही है कि ई आई माइनस ई एफ होता है. बी ई इज द एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी. The above figure shows the two internal conversion lines K and L are superimposed on continuous beta spectra for 137 CS. तो ये आपका स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस बीटा स्पेक्ट्रम. उसके ऊपर क्या सुपर इम्पोज किया है? K की लाइंस और L की लाइंस. K कन्वर्शन लाइन, ये दोनों लाइंस इंटरनल कन्वर्शन की वजह से, एक K कन्वर्शन लाइन और एक N conversion line. Actually, the N conversion line is due to L1, L2, L3 etc. subshells. अब L conversion line के भी is also due to L shell के भी आपको पता है कुछ subshells होते हैं. तो इन सब केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया होगा. अब इन सब शेल्स के कारण भी स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको. The following figure shows the conversion spectrum of 165HO. ये देखो, एक K और ये L1, ये एक तो K के कारण जो है वो, और ये L1, L2 और L3 के कारण जो है वो. It was wrongly believed that the internal conversion process is like photoelectric effect. That अब पहले ऐसा बिलीव किया जाता था कि इंटरनल कन्वर्शन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह ही है, कि एक गामा फोटोन निकलता होगा, ऐसा लगता था फिजिसिस्ट्स को कि इंटरनल कन्वर्शन में भी गामा फोटोन निकलता होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यही होता है ना कि गामा फोटोन निकलता है. बट ये चीज़ रॉन्ग प्रूव हुई. कैसे? The simplest situation which disapproves this is a transition between two states having spin equal to 0. अब ये बात रॉन्ग प्रूव हुई, मतलब डिसप्रूव हुई, गलत प्रूव हुई. कैसे? एक ट्रांजिशन लिया गया दो स्टेट्स में जिसकी स्पिन 0 है. नाउ अगर दो स्टेट की स्पिन 0 है तो 0 to 0 ट्रांजिशन हुआ, 0 से स्पिन 0 स्टेट से स्पिन 0 स्टेट में ट्रांजिशन. तो 0-0 ट्रांजिशन मतलब डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, डेल्टा आई इज इक्वल टू आई आई माइनस आई एफ. तो इनिशियल का भी 0 और फाइनल का भी 0, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 0. बट आपको सिलेक्शन रूल्स में याद हो
तो डेल्टा E is equal to 0. That is not allowed. A gamma ray photon must carry at least 1 unit of angular momentum. At least 1 unit of angular momentum तो कैरी करना ही पड़ेगा. So 0-0 transition अगर आप देखें, this is forbidden for all multipole orders. So gamma emission by the nucleus is completely forbidden. मतलब कि आपका जो सिलेक्शन रूल्स है उस हिसाब से आपको ये पता चला कि गामा एमिशन या फोटोन का एमिशन तो इम्पॉसिबल है. गामा रेस का मतलब फोटोन, तो गामा एमिशन या फिर फोटोन का एमिट हो पाना तो इम्पॉसिबल है 0-0 ट्रांजिशन के लिए. But however 0-0 transition was readily found to proceed by internal conversion. पर 0-0 ट्रांजिशन होता हुआ दिख रहा था. इसका मतलब ये कि जो ये वाला ट्रांजिशन है वो एक प्रोसेस से हुआ है इंटरनल कन्वर्शन, जो कि फोटोन एमिशन से नहीं हुआ, जो कि गामा फोटोन या गामा एमिशन से नहीं हुआ. विच मीन्स दैट इंटरनल कन्वर्शन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा नहीं है. इफ अ गिवन रेडियोएक्टिव सोर्स emits n gamma rays and ne conversion electron during the same interval, then conversion coefficient alpha is given by ne by n gamma. के कन्वर्शन लाइन के लिए अल्फा के और एन कन्वर्शन लाइन के लिए आपका कन्वर्शन कोएफिशिएंट होगा अल्फा एल. ये होमवर्क ये तीनों आप होमवर्क में लेना. ये एग्जाम्पल भी होमवर्क में. नाउ न्यूक्लियर आइसोमरिज्म. In the early study of radioactive isotopes, it was common to assign a separate isotope to a particular half-life. जब स्टार्टिंग में फिजिसिस्ट ने रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स स्टडी करना स्टार्ट किया था, तो इट वाज कॉमन कि आप हर एक आइसोटोप को हर अलग अलग पार्टिकल जिसकी हाफ लाइफ अलग हो उसे अलग अलग आइसोटोप असाइन कर देते थे. Thus, if two half-lives were observed in a given sample, it was assumed that they were due to two different isotopes each. तो एक ही मटेरियल के सैंपल के अगर आपको 2 हाफ लाइफ्स मिलती थी तो वो लोग अज्यूम कर लेते थे कि इस सैंपल में मटेरियल के 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे, 2 अलग अलग. तो 2 अलग अलग आइसोटोप्स, उसके कारण 2 अलग अलग हाफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल ये वाला रिएक्शन 23490 थोरियम वाला रिएक्शन, तो पेरेंट क्या है, ये थोरियम और ये आपका डॉटर है. तो देखो ये पेरेंट और ये आपका डॉटर. ये आपकी एक अलग प्रोसेस है कि थोरियम में से ये निकला 23491 Pa, दैट इज़ प्रोएक्टिनम, और उसके बाद प्रोएक्टिनम ने भी फिर से डीके प्रोसेस किया और 23492 यूरेनियम बना. अब प्रोएक्टिनम के डीके होने का, अब देखो Proactinum was found to decay by emission of beta particles of 2 different half-lives, one of
वन वॉज 1.18 मिनट एंड अदर वॉज 6.68 आवर्स। तो जब उन्होंने देखा, तो जब फिजिसिस्ट ने देखा तो उन्होंने पाया कि प्रोएक्टिनम में बीटा डी के होने के लिए हमें 2 हाफ लाइफ्स मिल रही हैं। एक तो है 1.18 मिनट और एक तो है 6.66 आवर्स। People assumed at that time that these two half-lives were due to different isotopes. उस समय लोगों ने अज्यूम कर लिया कि देखो डिफरेंट हाफ लाइफ्स है तो डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे। In 1921, Hahn showed that these two half-lives of beta decay are due to two different energy states of same nucleus. हान ने 1921 में बताया कि नहीं, ये जो 2 हाफ लाइफ्स हैं वो अलग अलग आइसोटोप होने के कारण नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि आपका जो पेरेंट है उसका एक एक्साइटेड स्टेट भी है, दूसरा एक स्टेट भी है। 2 डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स ऑफ द सेम न्यूक्लियस। मतलब कि अगर आपका प्रोएक्टिनम ग्राउंड स्टेट में है तो 6.66 आवर्स वाली हाफ लाइफ एग्जिबिट करेगा, और अगर ये आपका प्रोएक्टिनम जो कि आपका पेरेंट है वो अगर एक्साइटेड स्टेट में हुआ तो वो 1.18 मिनट हाफ लाइफ शो करेगा बीटा एमिशन के वक्त। Such long-lived excited state of same nucleus are called isomeric state or nuclear isomers. मतलब ऐसे एक्साइटेड स्टेट्स किसी न्यूक्लियस के विच आर लॉन्ग लिव्ड, उनको हम आइसोमरिक स्टेट या फिर न्यूक्लियर आइसोमर्स कहते हैं। समटाइम्स दे रेफर टू एज मेटास्टेबल स्टेट, समटाइम्स उनको हम मेटास्टेबल स्टेट्स भी कहते हैं। न्यूक्लियर आइसोमर have both same mass number and same atomic number. न्यूक्लियर आइसोमर्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होते हैं। ये आप होमवर्क में लेना। चैप्टर 2 द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। नाउ यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल इंटरैक्शंस होते हैं जिनमें से हम ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन की डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन वो सारे पार्टिकल्स को इफेक्ट करता है और इनफाइनाइट नाइट रेंज होती है इसकी। माने कि एक ऑब्जेक्ट, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ तो मैं इनफाइनाइट, मेरा मास इनफाइनाइट डिस्टेंस तक किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन कर सकता है। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻³ होती है और इस इंटरैक्शन के बीच के वक्त कुछ पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं जिन्हें हम ग्रेविटॉन्स कहते हैं। अब ये समझने के लिए आप सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन पे आइए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन आपको पता है न्यूट्रल पार्टिकल्स के बीच नहीं होते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के बीच मिल सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन की रेंज भी इन्फिनिटी होती है। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻² होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन होने के वक्त आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन कैसे होता है, फोटॉन्स के थ्रू होता है। दैट फोटॉन्स आर ट्रैवलिंग, तो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन हुआ। फोटॉन्स के एक्सचेंज होने से आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन हुआ। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड में भी तो कोई पार्टिकल एक्सचेंज होने चाहिए, तो वो है ग्रेविटॉन्स। हम अब यहाँ पे रोल इन यूनिवर्स दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंटरैक्शन का यूनिवर्स में रोल क्या है? टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ग्रेविटेशनल का रोल क्या है यूनिवर्स में? असेंबल मैटर इनटू प्लैनेट्स। ग्रेविटी की वजह से ही तो प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी बने हैं, एक दूसरे को के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए तो बने हैं वो। अब दो और नए फोर्सेस या इंटरेक्शन आपको स्टडी करने हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। नाउ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के कारण कौन से पार्टिकल इफेक्ट होते हैं? क्वार्क्स एंड हेड्रॉन्स। हम इस चैप्टर में उन्हें स्टडी करेंगे। रेंज है उनकी 10⁻⁻15, रिलेटिव स्ट्रेंथ 1, और पार्टिकल एक्सचेंज्ड है क्वार्क्स के केस में ग्लूऑन्स और इस केस में मेसॉन्स। हेड्रॉन्स के केस में उनका रोल भी दिया है। ग्लूऑन्स होल्ड क्वार्क्स टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस। क्वार्क्स जैसे कुछ पार्टिकल होते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लूऑन्स टू फॉर्म न्यूट्रॉन्स। उसी तरह से मेसॉन्स क्या करते हैं? वो दे होल्ड न्यूक्लियॉन्स टुगेदर ताकि एटॉमिक न्यूक्लियाई बने। दूसरा है वीक इंटरैक्शन। वीक इंटरैक्शन किस पे अप्लाई कर पाएगा? क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। उसकी रेंज है 10⁻18 मीटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10⁻⁻5, और पार्टिकल एक्सचेंज आर सम इंटरमीडिएट पार्टिकल्स। Now leptons and hadrons. Elementary particles fall into two classes, leptons और hadrons. Elementary particles जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, particles दो तरह के हो सकते हैं, leptons and hadrons. Whether they depending on whether they respond to strong interaction or do not respond to strong interaction. अगर आपके पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं तो उन्हें हेड्रॉन्स कहेंगे, और अगर वो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करते तो उन्हें लेप्टॉन्स कहेंगे। लेप्टॉन इज अ ग्रीक वर्ड फॉर लाइट और स्विफ्ट। लेप्टॉन आर इफेक्टेड ओनली बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन। लेप्टॉन पे स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन काम नहीं करता, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन काम नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और ग्रेविटेशनल काम करता है। हेड्रॉन्स इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग हेवी, differ from leptons in that they occupy space rather than being infinitesimal in size. Hadrons occupy some space, and hadrons are composed of 2 or 3 quarks. Hadrons 2 या 3 quarks से बने होते हैं। quarks क्या है वो आगे बताऊंगी। hadrons अगर 3 quarks से बना है कोई हेड्रॉन तो उसे बेरियन कहेंगे, अगर 2 quarks से बना है कोई हेड्रॉन तो उसे मेसॉन कहेंगे। क्वार्क्स क्या होता है? क्वार्क्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका चार्ज हो ±1/3 और ±2/3 e, 1/3 e और 2/3 e। ऐसा चार्ज अगर किसी जो पार्टिकल का है उसे क्वार्क कहेंगे। And their combination in hadron is always such that hadron charges are either 0 और ±e। तो मैंने कहा आपको जैसे कि क्वार्क्स से 2 या 3 क्वार्क्स से आपका हेड्रॉन बनता है, तो क्वार्क का चार्ज क्या है? ±1/3e और ±2/3e। तो क्वार्क्स इस तरह से असेंबल्ड होंगे कि जो हेड्रॉन है, हेड्रॉन के अंदर जो क्वार्क्स हैं वो इस तरह से असेंबल्ड होंगे कि हेड्रॉन का चार्ज या तो 0 हो या तो +e हो।